नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 173 करोड़ के ITMS प्रोजेक्ट से ट्रैफिक मैनेजमेंट का दावा हुआ फेल। समस्या जस की तस, त्योहारों का सीजन होने के कारण परेशानियां और बढ़ी। विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए कांग्रेस कर रहा प्रदर्शन। छात्रों को शिक्षा और सुरक्षा दो के नारे के साथ पहुंचे कलेक्ट्रेट। रेलवे कोचिंग डिपो हादसे में मृत मजदूर परिवार की नौकरी मांग अब भी जारी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी परिवार अपनी मांग पर अड़ा। और चिन्मय सूर्यवंशी की हत्या के मामले में गुस्साए ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे पर किया चक्का जाम। परिजनों का आरोप, बाकी शामिल आरोपियों को बचाया जा रहा। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। 173 करोड़ का ITMS भी बिलासपुर आकर अन्य जंबो योजनाओं की तरह ही फेल हो चुका है। आप सभी को बता दें कि दावा था कि इससे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार आएगा, शहर वासियों को ट्रैफिक जाम के जंजाल से मुक्ति मिलेगी, पर यह सिस्टम बिलासपुर में अपना मूल काम छोड़कर राजस्व के चक्कर में पड़ गया है। ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त है, शहर की ऐसी कोई सड़क नहीं जो जाम ना हो, पर मामला अपने को तो राजस्व से मतलब है में टिक गया है। कांग्रेस शासनकाल में 13 मई 2023 को प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों तामझाम के साथ इस ITMS प्रोजेक्ट का लोकार्पण कराया गया था। दावा किया गया था कि ट्रैफिक ही नहीं, शहर की सड़कों पर होने वाली हर गतिविधियों, हर वारदात पर 22 चौक चौराहों समेत 41 अलग अलग जगह लगाए गए 523 CCTV कैमरों के जरिए पूरा शहर सर्विलांस होगा। लेकिन ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के घरों तक ऑनलाइन चालान भेजकर समन शुल्क भी वसूल किया जाएगा, ये भी कहा गया था। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद पूरे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को नियंत्रित करने और सड़कों पर लगने वाले जाम से शहरवासियों को निजात दिलाने का दावा भी किया गया था, पर जाम तो आज भी आम है। सड़कों पर लगने वाली जगह जगह जाम से हलाकान शहरवासी और राहगीर ITMS और स्थानीय सिस्टम को कोस रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या शहर की सड़कों पर लगने वाला जाम कंट्रोल कमांड सेंटर में दिखाई नहीं दे रहा, और यदि दिखाई दे रहा तो स्टाफ भेजकर व्यवस्था क्यों नहीं बनाई जा रही। गणेश उत्सव चल रहा, सड़कों पर भगवान विघ्न विनाशक के पंडाल पर दर्शनार्थियों की भीड़ लग रही है। लोग शाम रात को परिवार को लेकर पंडालों में जाने निकल रहे हैं, पर जाम ही जाम है। रविवार रात भी गांधी चौक से तोरवा टिकरापारा इलाके में गणेश उत्सव की धूम रही। यहां सड़क पर जाम लगा रहा। जाम में फंसे आम राहगीर और दर्शनार्थी कहते रहे कि क्या ITMS फेल हो गया है। इसके बाद नवरात्र, मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन और दशहरे का पर्व भी आने को है, पर ना तो ट्रैफिक पुलिस की इन पर्वों को लेकर कोई प्लानिंग दिखाई दे रही है, ना ही कोई पहल। यही वजह है कि करोड़ों खर्च के बाद जाम लगने पर वहां के युवाओं को ट्रैफिक पुलिस की भूमिका निभानी, सड़क पर उतरना पड़ रहा है। शहर की सड़कों पर फेस्टिव सीजन शुरू होते ही जाम का सिलसिला जारी है। लाख कोशिशों के बावजूद ट्रैफिक व्यवस्था संभलने का नाम नहीं ले रही। सबसे खतरनाक हालत सिम्स अस्पताल के आसपास है। यहाँ ऑटो, कार, बाइक, ठेले सब एक साथ ऐसे खड़े रहते हैं कि सड़कें जाम हो जाती है। गंभीर मरीजों को लेकर आने वाली एम्बुलेंस तक घंटों फंसी रहती है। ये लापरवाही किसी की जान भी ले सकती है। नगर निगम कभी कभार अभियान चलाकर बेजा कब्जा हटाता है, लेकिन ये सिर्फ दिखावा साबित होता है। जैसे ही अफसरों की नजर हटती है, हालात फिर जस के तस हो जाते हैं। कब्जाधारी दोबारा डेरा जमा लेते हैं और सड़कें फिर से तंग हो जाती है। वही संवेदनशील इलाके की जिम्मेदारी संभालने वाली ट्रैफिक पुलिस खुद बेपरवाह नजर आती है। ना कंट्रोल, ना निगरानी, ना कोई ठोस रणनीति। इस लापरवाही ने पूरे शहर को जाम की गिरफ्त में ढकेल दिया है। लोग बार बार गुहार लगा चुके हैं कि ट्रैफिक का स्थायी समाधान निकाला जाए, लेकिन हर बार वादे तो होते हैं और जाम की समस्या और भी ज्यादा विकराल हो जाती है। ये वक्त बयानों से नहीं, ठोस कदमों से राहत चाहिए। फेस्टिव सीजन में अगर व्यवस्था नहीं सुधरी तो हालात और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे।
मुंगेली जिले के बरेला से एक ऐसा वाकया सामने आया है जिसने इंसानियत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ एक कार सवार ने गाय के मासूम बछड़े को बेरहमी से रौंद डाला। घटना का पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ, जिसमें साफ ये दिखाई दे रहा है कि टक्कर के बाद चालक ने न तो ब्रेक लगाने की जहमत उठाई और न ही पलटकर देखने की इंसानियत दिखाई, मानो उसकी कार किसी 5 स्टार क्रूज पर चल रही हो और सड़क पर गिरा बछड़ा उसके लिए महज एक पत्थर हो। हादसे के बाद इलाके के लोग गुस्से में आ गए और पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने आरोपी चालक नवीन कारडा को गिरफ्तार कर लिया है और अब सवाल ये है कि जो इंसान सड़क पर मासूम जानवर तक को देखकर न रुक पाए, वो इंसानियत का कौन सा पाठ पढ़ा रहा है। ये हादसा सिर्फ कानून तोड़ने का नहीं, बल्कि संवेदनहीनता का भी एक आईना है। राजधानी रायपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां रायपुर के ही रहने वाले परम गौ सेवक आदेश सोनी ने गायों की लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं में मौत, गौ हत्या और गौ संरक्षण की अनदेखी से आहत होकर अपनी एक उंगली ही काट ली। जी हां, सही सुना आपने। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आदेश सोनी राजधानी की एक सड़क के बीच डिवाइडर पर बैठे हुए नजर आते हैं, जहां वे सरकार पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि हमारी गौ माता की रक्षा नहीं हो रही। ये सरकार तब तक नहीं सुधरेगी जब तक हमारा बलिदान नहीं होगा। इसके बाद उन्होंने गौ माता की जय का नारा लगाते हुए अपने हाथ में लिए एक चापड़ से अपनी छोटी उंगली काट ली। घटना के बाद भी वे लगातार यही कहते रहे कि सरकार नहीं सुधरेगी और हमारी मां की हत्या जारी रहेगी। गौरतलब है कि आदेश सोनी लंबे समय से सरकार से गाय को राजमाता का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। इस विषय पर वे कई बार प्रशासन को ज्ञापन भी सौंप चुके हैं, लेकिन अपेक्षित कदम न उठाए जाने के चलते उन्होंने ये कठोर कदम उठाया है। गौ माता को काटने वाले ये सरकार नहीं सुधरेगी जब तक हमारा बलिदान नहीं होगा। बोले गौ माता की जय, जय गौ माता की जय। ये सरकार नहीं सुधरेगी, हमारी माँ की हत्या करते रहेगी। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर में स्कूलों में बढ़ रहा गैंगवार, चाकूबाजी और दूषित भोजन परोसे जाने की घटनाओं को लेकर जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कांग्रेस जन छात्रों को शिक्षा और सुरक्षा दो जैसे नारे लगाते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा गया। भाजपा सरकार के आने के बाद से प्रदेश में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ये कहना है कांग्रेस नेताओं का। स्कूलों तक में अब छात्र सुरक्षित नहीं हैं। हाल ही में एक स्कूल में बच्चों को परोसे गए भोजन में फिनाइल मिलने की घटना सामने आई है, जो बेहद ही गंभीर मामला है। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे प्रदेश में आई है, तब से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है। चारों तरफ कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे छुरा चाकू लेकर के घूम रहे हैं। तारबहार के घोड़ादाना स्कूल पास घटना हुई, सरकंडा में घटना हुई, भारत माता स्कूल के पास घटना हुई। तो ये जिस तरीके से चाकूबाजी की घटना बढ़ रही है, ये बहुत ही शर्मनाक है, इस समाज के लिए गलत है। बच्चों के खाने में फिनाइल मिलाया जा रहा है, ये एक बहुत ही गंभीर अपराध है। ऐसे अपराधियों को सज़ा होना चाहिए। चाकूबाजी की घटनाएं खास करके शहर में भी लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से और स्कूलों में ये रुकना चाहिए। अभी जो चाकू पहले तो लोग पकड़ते थे तो बोलते थे कि रामपुर चाकू बिलासपुर में ये आदमी बेचता है, उसको पकड़ लो आप, तो नहीं बिकेगा। लेकिन अभी ऑनलाइन है, ऑनलाइन पे जो हथियार बिकते हैं और जो नशे का सामान बिकता है, उस पर रोक लगाना पड़ेगा। कांग्रेस नेता विजय पांडे ने कहा कि प्रदेश में नशे के बढ़ते प्रचलन और खुलेआम चाकू की बिक्री के चलते चाकूबाजी और गैंगवॉर की घटनाएं आम होती जा रही है। मल्टीनेशनल कंपनियों से लेकर लोकल व्यापारी तक चाकू धड़ल्ले से बेच रहे हैं, लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है।
देखिए, जिस प्रकार से स्कूल को खुले लगभग माह भर हो गए और अभी तक न उनको उनके गणवेश दिए जा रहे हैं, न उनको कापी किताब उपलब्ध कराई जा रही है और उसके अलावे स्कूल कैंपस में तमाम आपराधिक गतिविधियां घट रही हैं। वहाँ पर नशाखोरी हो रही है और स्कूल की जो बिल्डिंग है वो भी कई जगह से देखने को मिल रहा है कि छत टपक जा रहा है, कहीं से पानी टपक रहा है। जो अव्यवस्थाएं हैं उनको लेकर जिलाधीश महोदय के पास जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे ब्लॉक अध्यक्ष साथियों के नेतृत्व में आज हमने जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देकर ये मांग की है कि जल्द जल्द व्यवस्थाओं को सुधारी जाए और बच्चों के सुचारू रूप से स्कूल को चलाया जाए। कांग्रेस कमेटी ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए विद्यार्थियों को सुरक्षित वातावरण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है। ग्रैंड न्यूज के लिए राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ आवास मित्र अनियमित कर्मचारी कल्याण संघ बिलासपुर के पदाधिकारियों और सदस्यों ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत कार्यरत आवास मित्रों की प्रोत्साहन राशि शीघ्र ही जारी करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। पिछले 8-9 महीनों से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत कार्य कर रहे लोगों को अब तक कोई भुगतान नहीं मिला है। संघ के जिला अध्यक्ष संजय साहू ने कहा कि समर्पित मानव संसाधन के माध्यम से नियुक्ति आवास मित्र आवास निर्माण की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिला पंचायत के पत्र क्रमांक 247 दिनांक 30 अगस्त 2024 के अनुसार प्रति आवास 1000 भुगतान का प्रावधान है, लेकिन जिले और जनपद स्तर पर अब तक किसी को भी भुगतान नहीं किया गया है। पूरे बिलासपुर जिला के जितने भी चारों ब्लॉक के आवास मित्र है, लगभग हमारी जो है 350 की संख्या है। हमको जो है आवास मित्र का जो काम दिया गया है, पर आवास में हम लोग को कंप्लीट के आधार पर जो है 1000 का भुगतान किया जाना था, जिसमें कुछ स्तर पे दिया गया है, जिसमें जो है हमारा जो है पहले 300 रुपए का लेआउट पे था, उसके बाद छत की स्तर पे जो है 300 का था और पूर्ण होने पर 400 का था। टोटल हमको 1000 रुपए का प्रोत्साहन राशि या कहना चाहिए मिलना था। क्योंकि हम लगभग 9 महीने से काम कर रहे हैं, जितने भी आवास मित्र जो है अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो पूरे छत्तीसगढ़ में जो है बिलासपुर जिला टॉप में चल रहा है। इस टॉप में होने के बावजूद भी हम लोग को जो प्रोत्साहन राशि है मात्र 1000 रुपए, उसमें भी जितना ज्यादा देरी हो रहा है। बिलासपुर को छोड़ करके अन्य अगर किसी जिलों की बात करें जिसमें बेमेतरा को अगर रखा जाए तो वहाँ जो है पूर्णता के आधार पर जितने आवास पूर्णता हुआ है उसके आधार पर 1000 रुपए का भुगतान किया गया है। वही मांग जो है हम पिछले 9 माह से कर रहे हैं। अधिकारी लोग आश्वासन देते हैं कि राज्य से मांग किया गया है, फंड नहीं होने के कारण हमारा भुगतान नहीं हो पा रहा है और मॉनिटरिंग ऐप में करने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जा रहा है कि इसमें अगर करोगे तभी आप लोगों का मानदेय भुगतान किया जाएगा करके, क्योंकि मॉनिटरिंग ऐप में बहुत जटिलता है सर और सारा डाटा तो ऑलरेडी जिला के पास, जनपद के पास और राज्य के पास है, तो इसमें हम लोग को कार्य की पुनरावृत्ति भी हो रही है। और वैसे भी महतारी वंदन का और राशन कार्ड का हमारे काम से कोई लेना देना नहीं है और आयुष्मान कार्ड, ये सारी चीजों को हम लोग को फिल करने कहा जा रहा है। तो हम लोग बस ये चाहते हैं कि मॉनिटरिंग ऐप की अनिवार्यता न रखी जाए, हमारा भुगतान जो पूर्व में जैसा बोला गया उस हिसाब से किया जाए और हमारे काम को RS को न दिया जाए, रोजगार सहायकों को न दिया जाए। संघ ने मांग की है कि रिक्त पंचायतों में रोजगार सहायकों की नियुक्ति न कर प्रतीक्षा सूची के आवास मित्रों की ही नियुक्ति की जाए। इसके लिए उन्होंने 14 अगस्त 2025 को रायपुर से जारी निर्देश का हवाला दिया, जिसमें रोजगार सहायक की जगह आवास मित्रों से कार्य लेने की बात कही गई है। इनका कार्य करते 8-9 महीने हो गए हैं और पिछले माह 20 लाख भुगतान किया गया था और 20 लाख की मांग पेट से की गई है और शीघ्र ही आवेदन का प्राप्त हो जाएगा। साथ ही इनको अपना कुछ एंट्री भी करने वाला है, एंट्री नहीं हो पाई है, इस टाइम से आवेदन नहीं मिल पाएगा। एंट्री कार्य चल रहा है इनके द्वारा, एंट्री होकर आवेदन मिल जाएगा। भुगतान जो किया गया उसमें अंतर है राशि बता रहे हैं। अभी आवंटन कम था तो भुगतान कम हो पाया है, यदि आवंटन पूरा मिल जाएगा तो इनको भुगतान कराओगे। आवास मित्रों ने इस संबंध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और प्रतिलिपि रायपुर जिला पंचायत बिलासपुर को भी भेजी गई। संघ ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र भुगतान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। धान खरीदी का सीजन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे किसानों की चिंता बढ़ती ही जा रही है। शासन ने इस बार धान खरीदी के लिए एग्रीटेक पोर्टल पर पंजीयन को अनिवार्य कर दिया है, लेकिन हजारों किसान अब भी इस पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हो पाए हैं। तकनीकी खामियों की वजह से किसान परेशान हैं और उनकी खरीदी पर संकट मंडरा रहा है। बिलासपुर जिले में तकरीबन 1,25,000 पंजीकृत किसान खेती करते हैं, लेकिन इनमें से करीब 23,000 किसान अब तक एग्रीटेक पोर्टल पर अपना नाम दर्ज नहीं करा पाए हैं। वजह है पोर्टल की तकनीकी खराबी और ऑनलाइन प्रक्रिया की दिक्कतें।
धान खरीदी के नियम साफ है कि अगर किसान पोर्टल में पंजीकृत नहीं है तो वो मंडी में धान बेच नहीं पाएगा। यही कारण है कि किसानों में बेचैनी बढ़ गई है। किसानों ने बताया कि उनके द्वारा पोर्टल में पंजीयन कराने कई बार गए, लेकिन बार बार सर्वर डाउन और गड़बड़ी की वजह से काम पूरा नहीं हो पाया। किसानों की मांग है कि पंजीयन की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाया जाए और पोर्टल को दुरुस्त किया जाए ताकि सभी किसानों का नाम समय पर जुड़ सके। ये जो बीज निगम है ना, किसानों का धान को भी लेने में दिक्कत करती है और पंजीयन में भी करती है। तो मेरा निवेदन है विष्णुदेव साय जी से, जो अब सीएम हैं, वो जानते हैं रामेश्वर चौहान को, और उनसे मेरा बार बार निवेदन है कि वो बीज निगम को भी ठीक करें और किसानों का धान भी वहाँ खरीदी करवाएं, क्योंकि बहुत सारे किसान पिछले वर्ष भी नहीं बेच पाए थे। पंजीयन तो होता है लेकिन धान नहीं बेच पाते। ऐसा कहा है पंजीयन होने के बाद कहीं नहीं बेच, वो लोग नाटक करते हैं, भ्रष्टाचारी है, सीधी सी बात है। क्या बोलते हैं कि वो धान खराब है, ये धान वापस ले जाओ, ये धान नहीं लेंगे, इस प्रकार के किसानों को परेशान किया जाता है। तो क्या लगता है अभी पंजीयन हो गया है जो अभी पूरा सभी का नहीं, किसानों का पंजीयन बचा हुआ है, इसीलिए तो पेपर में भी दिया है कि 31 तारीख का पंजीयन समाप्त हो रहा है, इसको भी बढ़ाया जाए। 30 और 31 को छुट्टी है। मैं रिश्ता मस्तूरी से आता हूँ, मेरा नाम रामेश्वर चौहान है और मैं भी किसान हूँ। आप तो हो गए पंजीयन? मेरा पंजीयन वहाँ पड़ा हुआ है, कर ही नहीं, किए ही नहीं अभी तक। मैं जब से सुबह जब पंजीयन होगा तब आपका करेंगे करके, अभी तक किए ही नहीं है। तो पंजीयन का डेट तो निकल गया? डेट निकल गया। डेट निकलने के बाद मेरे को पता चला कि भाई डेट निकल गया। उसके बाद अभी तक पता नहीं, हम आपको खबर करेंगे। मेरा वहाँ नंबर भी लिखा हुआ है, पंजीयन भी पिछले वर्ष का था, मैं जिसमें धान भी नहीं बेच पाया हूँ। तो क्या लगता है कि अधिकारियों की मनमानी है? हाँ, अधिकारियों का मनमानी है, अधिकारी लोग चला रहे हैं सरकार। तो क्या चाह रहे हैं, क्या होना चाहिए इसमें? किसानों को राहत मिलना चाहिए, जिसके बदौलत सरकार बनी है। तो अभी क्या चाह रहे हैं, डेट बढ़ना चाहिए? हाँ, बिल्कुल, सवाल ही नहीं उठता। किसानों का बार बार पंजीयन कराने का भी कोई मतलब नहीं है। जिनका पंजीयन है उनका धान को खरीदना चाहिए, बार बार पंजीयन का किसी कोई मतलब नहीं है। जिनका है कट गया है या बेच दिए हैं या सेल आउट कर दिए हैं, उनका ऑटोमेटिक कट जा रहा है, उसमें दिखाता है, उसका धान कम करके खरीदे। खाद की दिक्कत अभी है कि किसान के पास खाद नहीं है, सरकार खाद तो उपलब्ध कराए नहीं है। और इससे लगता है कि हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार व्यापारी मतलब पूरा खाद लगे दे हवे, और किसान के पास खाद है नहीं, फसल आज बर्बाद होके कगार में है। लेकिन वही मेरा व्यापारी मन काला बाजारी करते हैं यूरिया के, और कई गुना कीमत में यूरिया ले बेचे, तो किसान मन खरीदे पर मजबूर है। सरकार किसान तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को निवेदन करना चाहता हूँ कि किसान मन तरफ ध्यान देवें, और अभी भी हमला समय में खाद अगर मिल जाए तो हमारा धान बच जाए, नहीं तो इधर ही समझ लिया काल पर तकलीफ हो यूरिया खाद है ही नहीं है। जो सबसे ज्यादा खाद हमला चाहिए यूरिया, जो जरूरत पड़ती है किसान मतलब खाद की किल्लत। कहाँ से फिर आप मन पूर्ति करत हो? नहीं, कोई खाद नहीं है, जो थोड़ा बहुत मिले बस उसके में हरा दे के रोपा लगा के तैयार हो। अब फसल में खाद डाले पर खाद है ही नहीं, फसल एक तरह बर्बाद होकर बेकार में हो। और मार्केट में मिलत कि नहीं मिलत? मार्केट में अगर मिला थे तो सब ले मिलत नहीं, काला बाजारी मिला थे तो 1000 रुपए कीमत, 700, 800, 1200, तो किसान कहाँ खरीदे सके। लेकिन मिला थे कुछ जगह। अब ये खबर मिलती है कि भैया काला बाजारी चलत है, किसान कहीं कहीं व्यवस्था करके अपन डालत है, लेकिन सरकार के नाकामी है। किसान में तरफ ध्यान देना चाहिए। भाई खाद अगर नहीं आए तो किसान कैसे खेती करेंगे? खाद मिलती है। कौन सा गाँव? हमारे गाँव दुमानी है। वही आते मंडी? जी जी जी, मंडी यहाँ पर थे आपके तोरवा मंडी है। तो कहाँ से मिलता खाद बीज? आप लोग सोसाइटी मोहम्मद से। हाँ, वहाँ नहीं है नहीं खाद, जब भी नहीं आए भैया नहीं आए। इस विषय में जब कृषि विभाग के संचालक पीडी हथेश्वर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि किसानों की दिक्कतों को देखते हुए पंजीयन की तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी किसानों को समय पर पंजीयन का मौका मिलेगा। जी सर, बताएंगे किसानों का कई कहना रहता है कि हर साल पंजीयन कराना पड़ता है, जी समस्या एग्री स्टेट पंजीयन प्रथम बारी है। पहले धान खंजन के लिए किसान पोर्टल में पंजीयन होता है, एकीकृत किसान पोर्टल में, लेकिन एग्री स्टेट पंजीयन जो है प्रथम बार हो रहा है। ये जो एक बार एक किसान कार्ड बनना, किसानों का पंजीयन जो प्रथम बार है, और ये बार बार नहीं होता। एक बार पंजीयन होने के बाद दोबारा पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। धान खरीदी का सीजन किसानों के लिए बेहद अहम होता है। खरीफ की पूरी मेहनत और साल भर का खर्च इसी सीजन पर टिका होता है। ऐसे में अगर किसी किसान का नाम पंजीयन सूची से छूट जाता है तो उसकी पूरी मेहनत बेकार हो सकती है।
यही वजह है कि किसान लगातार सरकार से अपील कर रहे हैं कि इस बार प्रक्रिया को और आसान बनाया जाए। ग्रैंड न्यूज के लिए गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। मंगलवार को जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में टीएल बैठक एवं साप्ताहिक जनदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। टीएल बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की समीक्षा की, तो वहीं जनदर्शन में लोगों की फरियादें भी सुनी गई। साप्ताहिक जनदर्शन में बड़ी संख्या में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। सबसे अधिक शिकायतें कृषि, जल, सड़क और बिजली से जुड़ी रही। कलेक्टर ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को समस्याओं के तत्काल समाधान के निर्देश दिए। मेरे हस्बैंड नहीं है, अपने बच्चों को पालने पोसने में परेशानी हो रहा, तो मैं उसी लिए जनदर्शन में आई हूँ कि मुझे यहाँ से ई रिक्शा के लिए मदद मिल जाए ताकि मैं अपने बच्चों को पाल पोस सकूँ। किसानों ने खाद बीज की कमी, वहीं नागरिकों ने अवैध प्लॉटिंग, खराब सड़कें और ट्रांसपोर्ट की समस्या उठाई। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने भरोसा दिलाया कि जनता की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान किया जाएगा और फॉलो अप सुनिश्चित किया जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रेलवे कोचिंग डिपो हादसे के बाद न्याय की लड़ाई तेज हो चुकी है। हादसे में अपनी जान गंवाने वाले मजदूर के परिजन अब भी धरने पर डटे हुए हैं। मुआवजे और नौकरी की मांग पर परिवार अड़ा हुआ है। इस आंदोलन को धीरे धीरे जन समर्थन भी मिलने लगा है। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी की पूर्व विधायक इंदु बंजारे बिलासपुर पहुंची और पीड़ित परिवार का हाल जानकर उनका समर्थन किया। वहीं इस मामले में हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई है, लेकिन उन्हें लग रहा है कि अब तक न्याय का रास्ता साफ नहीं दिखाई दे रहा है। बिलासपुर रेलवे कोचिंग डिपो हादसे ने एक मजदूर की जिंदगी छीन ली। मृतक प्रताप बर्मन के परिवार के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। हादसे के 7 दिन बाद भी परिवार और ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। परिवार की साफ मांग है कि रेलवे उन्हें उचित मुआवजा और नौकरी दे, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं। धरने में अब राजनीतिक दल भी शामिल हो रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बिलासपुर पहुंचे और आंदोलन को अपना समर्थन दिया। पार्टी की पूर्व विधायक इंदु बंजारे ने पीड़ितों से मुलाकात की और आश्वासन दिया है कि वे इस लड़ाई को हर स्तर पर आगे बढ़ाएंगी। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश आ गया है और पीड़ितों से बात करके आगे की रणनीति तय की जाएगी। देश हमारा संविधान से चलता है और संविधान से चुने हुए लोग सत्ता पे काबिज हैं। और न्यायधानी की बात की जाए, बिलासपुर को न्यायधानी बोलते हैं। इस न्यायधानी में कितना बड़ा न्याय है। हमारे घर से हमारा भाई खत्म हो गया, वो भी सड़क पे नहीं खत्म हुआ है, रेलवे डिपार्टमेंट में खत्म हुआ है। फिर भी यहाँ रेलवे डिपार्टमेंट के प्रशासन के अधिकारी को पता नहीं है। इसलिए दुखी परिवार को हम मदद करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। कितना बड़ा विडम्बना की बात है कि हम अपने परिवार का भाई खत्म हो चुका है, उस खत्म हो चुका हुआ को हमारे पास नहीं है, तो कितना बड़ा विडम्बना हुआ। ये संवैधानिक नहीं है, असंवैधानिक जगह है। ये न्यायधानी नहीं, अन्यायधानी है। छत्तीसगढ़ में एक न्यायधानी है, यहाँ हाईकोर्ट रह करके भी न्याय नहीं मिल पा रहा है दुखी परिवार को, जिसका लाश तक नहीं मिल रहा है। लाश को दुखी परिवार को मिल जाता है तो उसको कम से कम मुखाग्नि दे करके अंतिम श्रद्धांजलि दिया जाता है, वो भी तो पिछड़ गए हैं। इसलिए यहाँ का प्रशासन के लोग भी मौन है, मुर्दे हैं प्रशासन को, रेलवे डिपार्टमेंट को। और रेलवे डिपार्टमेंट के माध्यम से न्यायधानी से आवाज उठा रहे हैं, संवैधानिक आवाज, क्योंकि हमारे भाई हमारे बीच में रहे हैं। भी प्रशासन की रवैया, जहाँ रेलवे डिपार्टमेंट की बात की जाए तो रेलवे डिपार्टमेंट में बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी लोग रहते हैं, सुरक्षा बल प्रदान करने वाले लोग रहते हैं, पब्लिक सर्वेंट लोग रहते हैं, लेकिन उस ट्रेन के ऊपर में चढ़ गया, हाई वोल्टेज ऊपर में है, तो वहां जाने से उनको रोकना क्यों नहीं? ये तो सबसे बड़ा विडम्बना है, ये गलत है प्रशासन में रहने वाले लोगों की। हम चाहते हैं कम से कम हमारे घर परिवार से उनका बच्चे भी है, वालिद भी है, जीवन साथी भी है, माँ भी है, उन सबको छोड़ करके चला गया। तो प्रशासन से, हम शासन से भी अपील कर रहे हैं, हम संवैधानिक रूप से, क्योंकि छोटा बच्चा को भी देखरेख करना है, उनको भी पाल पोस करके बड़ा करना है और माँ का भी ख्याल रखना है, जीवन साथी को भी। इसलिए 1 करोड़ का मुआवजा चाहते हैं और उसके घर में संवैधानिक रूप से उनको भी
सरकारी नौकरी दिया जाए। राज्य सरकार और प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि जो पीड़ित परिवार हैं उनको उचित न्याय मिले, उनको नौकरी मिले, क्योंकि उनकी पत्नी बहुत कम उम्र की है, उनके छोटे से बच्चे हैं, उनका भरण पोषण करने की कोई रास्ता नहीं है। साथ ही साथ जिस तरह से राज्य सरकार और प्रशासनिक लोग जाति के नाम पे हमारे भाई के साथ राजनीति कर रहे हैं वो अत्यंत निंदनीय है, क्योंकि एक तरफ आप किसी समाज को 50 लाख दे रहे हैं, एक तरफ आप 5 लाख देने के लिए भी आपका हाथ ऊपर नहीं आ रहा है। ये अत्यंत घोर निंदनीय है, क्योंकि जाति के ऊपर किसी भी प्रशासनिक व्यक्ति को या किसी भी राज्य सरकार को काम नहीं करना चाहिए, उनके लिए सब समान होता है। तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से मांग करती हूँ कि मेरे जो छोटे भाई हैं प्रताप बर्मन जी, उनकी पूरी फैमिली को उचित न्याय मिले और मैं हमेशा उनके साथ खड़ी हूँ, हमारी पूरी टीम उनके साथ खड़ी हुई है। कोर्ट से जो भी आदेश आएगा उसको हम पालन करेंगे, लेकिन हम कोर्ट से भी ये निवेदन कर रहे हैं कि संवैधानिक रूप से निवेदन कर रहे हैं कि जो भी फैसला करे वो इनके हित में हो और सब समान रूप से हो और जातिगत संगत से कोई फैसला ना आए, ये हम लोग के निवेदन है। और मैं तो राज्य सरकार और प्रशासनिक अधिकारी और रेलवे विभाग के समस्त अधिकारियों से इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि अगर आपके द्वारा पीड़ित परिवार को उचित न्याय नहीं मिलता है तो बहुजन समाज पार्टी डंडे और झंडे लेकर सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगी। हाई कोर्ट के कुछ निर्णय आए हैं, तो क्या बहुजन समाज पार्टी जो है हाई कोर्ट के आदेश को मानेगी कि आंदोलन जारी? देखिए, जो हाई कोर्ट का अभी आदेश आया हुआ है उसको हम परिवार वालों के बीच रख रहे हैं। परिवार वालों अगर संतुष्ट हैं तो हम उनके साथ, अगर वो असंतुष्ट है तो उनके साथ भी हम उस टाइम में भी खड़े रहेंगे। इस बीच हाईकोर्ट में मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई हुई। मृतक प्रताप बर्मन के अधिवक्ता ने अदालत में साफ कहा कि रेलवे और ठेका कंपनी दोनों अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। अधिवक्ता बंजारा ने जानकारी दी कि ठेका कंपनी को 5 लाख रुपए और रेलवे को 16 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही है, लेकिन परिवार इसे नाकाफी मान रहा है। परिजनों का कहना है कि हादसे में उनके परिवार का भविष्य उजड़ गया। सिर्फ कुछ लाख रुपए से उनकी जिंदगी नहीं बदल सकती। उन्हें नौकरी चाहिए ताकि परिवार की आजीविका सुरक्षित हो सके। कैबिनेट मंत्री खुशवंत कुमार जी का फोन आया था। उन्होंने वीडियो कॉल में पीड़ित के पत्नी से, हमारी बहन खुशबू बर्मन से उन्होंने बात किया और उन्होंने अपनी मांग रखी कि गुरुजी आप कैबिनेट मंत्री भी हैं तो आप सरकार से बात करें, मुझे नौकरी चाहिए, क्योंकि मेरा मासूम बेटा 11 माह का, उसके भविष्य की मुझे चिंता है, क्योंकि मेरे संग और कोई मेरा आसरा है नहीं, इसीलिए मुझे नौकरी दिलाई जाए। तो माननीय मंत्री जी ने बिना मुख्यमंत्री जी से चर्चा किए, बिना कैबिनेट में प्रस्ताव लाए, स्वतः उन्होंने कह दिया कि नौकरी तो नहीं मिल सकती। ये अपने आप में संदेहास्पद है कि आपने बिना कोई प्रयास किए ही 2 सेकंड में निर्णय ले लिया कि ये नौकरी नहीं मिल सकती, और अगर कोशिश करे तो 5 लाख रुपए मुआवजा को मैं और बढ़ा सकता हूँ, ऐसा उनका आश्वासन है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी पेशकश किया है कि मैं उनके बेटे को गोद लेता हूँ, उनकी शिक्षा दीक्षा परवरिश की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। तो जहां तक गोद लेने की बात है तो उनको धन्यवाद कि उन्होंने मानवता दिखाई और बच्चे को उन्होंने गोद लेने की पेशकश की है, परंतु जो उनको सरकार से नौकरी के लिए बात करनी चाहिए, इस पीड़ित परिवार की सरकार के सामने वकालत करनी चाहिए, उन्होंने नहीं किया और स्वतः उन्होंने निर्णय ले लिया कि नौकरी नहीं मिल सकती। मुआवजा राशि का उन्होंने मात्र 5 लाख रुपए कहा, तो ये बहुत ही निराशाजनक है कि भारत सरकार काम कर रहा था, रेलवे का काम कर रहा था, काम करते करते आप लोगों ने देखा होगा कैसे बिजली करंट में बम ब्लास्ट की तरह उनका शरीर जो है आग की लपटों में घिर गया। ऐसे व्यक्ति को सरकार 5 लाख रुपए करती है, तो जो सरकार के जाति और अमीर गरीब देखकर भेदभाव करके मुआवजा दे रही है। इधर अधिवक्ता जितेंद्र बंजारा ने कैबिनेट मंत्री खुशवंत कुमार के बयानों पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि इस तरह की लापरवाही और संवेदनहीन बयान मजदूर वर्ग का अपमान है। अधिवक्ता ने ये भी बताया कि नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण से भी समर्थन की बात हुई है और आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक ले जाया जाएगा। धरने पर बैठे लोगों का मनोबल लगातार बढ़ रहा है। आसपास के गांवों से लोग आकर के पीड़ित परिवार के साथ खड़े हो रहे हैं। धीरे धीरे ये आंदोलन बड़ा रूप लेता जा रहा है। परिजनों का कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा वे पीछे नहीं हटेंगे। वहीं हाईकोर्ट में अगली सुनवाई को लेकर भी उम्मीदें बंधी हुई है। अधिवक्ता ने बताया कि मृतक प्रभात बंजारे की मौत से जुड़ा पिटीशन भी परिजनों की सहमति के बाद जल्द ही दाखिल किया जाएगा। ये मामला अब कानूनी और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर गर्माता जा रहा है। न्यायालय ने जो 5 लाख रुपए ठेकेदार को आदेशित किया है, उस फैसले से तो हम संतुष्ट हैं, परंतु ये जो लड़ाई है वो आज जो माननीय न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया था उसकी लड़ाई, उस पर फैसला नहीं है। हमारी नौकरी मांगने की लड़ाई चल रही है।
सरकार से 50 लाख रुपए जो आप दूसरों को देते हो, हमको 5 लाख रुपए देते हो। इस अव्यवस्था, इस भेदभाव के खिलाफ हमारी लड़ाई है। माननीय न्यायालय में आज इस विषय पर सुनवाई नहीं हुई थी। माननीय न्यायालय में जिस विषय पर सुनवाई थी, वो न्यायालय का आदेश सही है, हम इसको स्वीकार करते हैं। जिस संज्ञान में इन्होंने लिया था, हमने पिटीशन नहीं लगाया था। आगामी जो मामले होंगे उसमें हम सबसे आपस में तय करके माननीय न्यायालय के पास फिर से जा सकते हैं। हमारे पास विकल्प खुला है, नौकरी के लिए मुआवजा के लिए हम जा सकते हैं। उसमें जब फैसला आएगा तब उसकी बात की जाएगी। रेलवे कोचिंग डिपो हादसा सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक मजदूर परिवार की जिंदगी का सबसे बड़ा दुख है। अब सवाल यही है कि क्या रेलवे और सरकार परिवार की मांगे पूरी करेगी या फिर ये आंदोलन और बड़ा रूप लेगा। हाईकोर्ट में अगली सुनवाई से कुछ राहत मिलेगी या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। इधर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आई है। रेलवे ठेकेदार और उद्योगपति सुशील झाझरिया को राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग की थी। आपको बता दें कि सीबीआई ने 25 अप्रैल 2025 को झाझरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की कई धाराओं और भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(2) के तहत दर्ज किया गया था। गिरफ्तारी के बाद से झाझरिया न्यायिक हिरासत में है। याचिकाकर्ता ठेकेदार झाझरिया ने कहा है कि गिरफ्तारी के समय आरोप स्पष्ट नहीं बताए गए, जिससे उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। केस डायरी और दस्तावेज भी छिपाए गए, जिससे निष्पक्ष सुनवाई प्रभावित होती है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बीडी गुरु की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद साफ किया है कि जब चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और ट्रायल कोर्ट संज्ञान लेने की प्रक्रिया में है, तो हाई कोर्ट से सीधे एफआईआर रद्द करने का आदेश नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने याचिका को वापस लेने की अनुमति देते हुए ये याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही झाझरिया को ये स्वतंत्रता दी है कि अब वे चार्जशीट और संज्ञान आदेश के खिलाफ उचित मंच पर चुनौती दे सकते हैं। बिलासपुर के बहतरई स्टेडियम में 5 से 7 सितंबर तक 22वीं सब जूनियर, जूनियर एवं अंडर 23 बालक और बालिका छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स संघ और जिला एथलेटिक्स संघ के तत्वाधान में होने वाली इस प्रतियोगिता में अंडर 14, 16, 18, 20 और 23 आयु वर्गों के करीब 1200 से अधिक खिलाड़ी, तकनीकी अधिकारी, प्रशिक्षक और प्रबंधक शामिल होंगे। खिलाड़ियों के लिए आवास और भोजन की विशेष व्यवस्था भी की गई है। आप सभी को बता दें कि प्रतियोगिता में प्रथम 4 स्थान प्राप्त खिलाड़ियों को 500, 300, 200 और 100 रुपए नगद पुरस्कार के साथ गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल दिए जाएंगे। सभी प्रतिभागियों को टी शर्ट और विजेता जिला को ट्रॉफी भी प्रदान की जाएगी। पंजीयन की अंतिम तिथि 3 सितंबर शाम 6 बजे तक रखी गई है। चयनित खिलाड़ी शिवपुरी मध्य प्रदेश में आयोजित वेस्ट जोन और अंडर 23 नेशनल में भी हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार होगी, जिसमें फोटो फिनिश कैमरा, एलईडी स्क्रीन और लाइव प्रसारण की व्यवस्था रहेगी। ट्रैक, जंप थ्रो और रिले मिलाकर कुल 138 इवेंट होंगे। वहीं खिलाड़ियों व अधिकारियों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम और आवागमन हेतु बस व कार की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें 14 वर्ष से कम आयु के, 16 वर्ष से कम आयु के, 18 वर्ष से कम आयु के, 20 वर्ष से कम आयु के और 23 वर्ष से कम आयु के बालक एवं बालिकाओं की प्रतियोगिताएं होंगी। दौड़ में विभिन्न आयु वर्ग के लिए 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, 3000 मीटर और सीनियर वर्ग के लिए बड़ी दौड़ की भी प्रतियोगिता होती है। साथ में ट्राइथलन का आयोजन किया जाता है और बाधा दौड़ जो हर्डल रेस कहते हैं उसका भी आयोजन होगा। रिले रेसेस होंगे। इसके अलावा कूद में ऊंची कूद, लंबी कूद, त्रिकूद और बांस कूद जिसे पोल वाल्ट कहते हैं, ये प्रतियोगिताएं। साथ ही थ्रो में जेवलिन थ्रो, शॉट पुट, डिस्कस थ्रो और हैमर थ्रो की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। साथ ही उनको बसेस के द्वारा उनके आवास की व्यवस्था साइंस कॉलेज में के हॉस्टल में सुनिश्चित की जा रही है। लगभग 350 की व्यवस्था वहां हो जाती है। बालकों के लिए निश्चित रूप से रहने की व्यवस्था तो है, लेकिन थोड़ा उनके टॉयलेट्स वगैरह में, खेल परिसर में समस्या आती है, तो उसे दूर करने का प्रयास किया। अभी लगभग 500 रजिस्ट्रेशन हुए हैं और कल रात
12 बजे तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चलती है। ये ऑनलाइन सब प्रक्रिया चल रही है। इसमें सबसे पहले UID बनाई जाती है और वो भारत सरकार यानी भारत के जो एथलेटिक्स फेडरेशन है उसके द्वारा बनाया जाता है और वही बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग ले पाते हैं। लेकिन नेटवर्क वगैरह होने से ग्रामीण अंचल के यदि बच्चे नहीं शामिल नहीं हो पाते हैं या पंजीयन ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं तो समिति एक निर्णय लेती है। ज़्यादा मात्रा में यदि प्रभावित हो रहे होते हैं तो समिति के निर्णय से उनको भाग लेने दिया जा सकता है। जो चयनित खिलाड़ी होंगे उनको और आगे किन प्रतियोगिताओं में भाग लेने का? ये शिवपुरी में आयोजित होने वाली है वेस्ट जोन एथलेटिक्स प्रतियोगिता, जिसमें पश्चिम क्षेत्र के जो महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ये टीमें भाग लेती हैं। तो उस प्रतियोगिता में ये बच्चे शामिल होंगे और इसके अलावा अंडर 23 की प्रतियोगिता नेशनल जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता होगी उसमें भी ये बच्चे शामिल। इस आयोजन के लिए स्वागत समिति बनाया गया है। इसके अध्यक्ष माननीय श्री सुशांत शुक्ला जी हैं, विधायक बेलतरा। इनके मार्गदर्शन में यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है और हमारे इस छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स संघ के महासचिव श्री अमरनाथ सिंह जी हैं जो इस प्रतियोगिता को पूरा संचालित कर रहे हैं। और खिलाड़ियों के लिए रुकने की व्यवस्था हो गई है और लाने ले जाने के लिए बस और कार की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक नई पहल शुरू की है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत रेडियो कार्यक्रम दीदी के गोठ का शुभारंभ किया गया। ये कार्यक्रम प्रदेश के सभी आकाशवाणी केंद्रों से एक साथ प्रसारित हुआ, जिसमें बिलासपुर आकाशवाणी केंद्र भी शामिल रहा। जिले में इस कार्यक्रम को सुनने के लिए जिला पंचायत सभा कक्ष में विशेष आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, जिला पंचायत CEO संदीप अग्रवाल, जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में महिला स्व सहायता समूह की सदस्यगण मौजूद रही। कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अपने संदेश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की महिलाएं आज आत्मविश्वास और मेहनत की बदौलत समाज और अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव ला रही है। दीदी के गोठ जैसे कार्यक्रम उनकी आवाज को घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। इस रेडियो कार्यक्रम में महिलाओं की कहानियां उन्हीं की जुबानी सुनाई गई। बिहान योजना से जुड़ी कई महिलाओं ने बताया कि कैसे छोटे छोटे कदमों से उन्होंने आत्मनिर्भरता की राह पकड़ी। जैसे हम लोग घर में पेड़ पौधा लगाए हैं, उसमें कीड़ा हो गया या तो फिर सब्जी वगैरह लगाए हैं, तो उसमें हम लोग जो बाजार का हम लोग कीटनाशक लाते थे तो उसको ना लाके हम लोग इसको अपने घर में ही बनाते हैं। जैसे नीमास्त्र है, नीमास्त्र को हम लोग नीम की पत्तियों से बनाते हैं, उसको घर में पका के और फिर उसको हम लोग बॉटल में रखते हैं और उसको हम लोग पहले लाते हैं। नीमास्त्र में हमारा होता है बेल का पत्ती होता है और उसमें हमारा क्या बोलते हैं इसको सीता का पत्ती होता है, नीम का पत्ती होता है, धतूरा का पत्ती होता है। हमारे आसपास में जो पत्तियां हमको मिलती है, बेसरम की पत्ती होती है, उसको हम लोग कूटते हैं। सबसे पहले कूटने के बाद हम लोग उसको एक बर्तन में जो रहता है हम लोग उसमें गौमूत्र भी देते हैं और उसमें पानी भी मिलाते हैं और दोनों को हम लोग पकाते हैं। पकाने के बाद हम लोग उसको 3 बार उतारते हैं, फिर चढ़ाते हैं, फिर उतारते हैं, फिर चढ़ाते हैं। फिर उसको हम लोग ठंडा होने के लिए रख देते हैं। फिर उसको हम लोग छान के उसको बॉटल में भर के रखते हैं और उसको हम लोग 6 महीना यूज कर सकते हैं। एक बार बना के रखते हैं। बेल पत्ता हो गया, सीताफल पत्ता हो गया और तुरंत का पत्ता हो गया और उसमें सबको मिलाकर धोते हैं बारी बारी से। उसके बाद गौमूत्र को लेकर धोते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। भरारी में 13 वर्षीय छात्र चिन्मय सूर्यवंशी की हत्या के मामले ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। ग्रामीणों और परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस मामले की गहराई से जांच नहीं कर रही है और अन्य आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। इसी मांग को लेकर गुस्साए ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। थाना रतनपुर क्षेत्र के ग्राम भरारी निवासी चिन्मय सूर्यवंशी की हत्या 31 जुलाई की शाम को हुई थी। चिन्मय सरस्वती शिशु मंदिर में कक्षा 8वीं का छात्र था। पुलिस ने मोबाइल लूट की नीयत से हत्या करने के आरोप में गांव के ही 19 वर्षीय छत्रपाल सूर्यवंशी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। लेकिन परिजन और ग्रामीणों का आरोप है कि इस वारदात में अकेला छत्रपाल नहीं बल्कि अन्य लोग भी शामिल थे। पुलिस केवल एक युवक को आरोपी बताकर मामले को निपटाने की कोशिश कर रही है। इसी बात को लेकर परिजनों और ग्रामीणों ने कलेक्टर और एसएसपी को ज्ञापन देने की कोशिश की। भरारी गांव के ग्रामीण लोग रोड में आ गए थे, पर मामला क्या मैडम? थाना रतनपुर अंतर्गत गांव भरारी में चिन्मय सूर्यवंशी नाम के बालक की हत्या कर दी गई है, जिसमें हमने छत्रपाल को पकड़कर उसको जेल भेज दिया है। इस संबंध में गांव वालों की ये शिकायत थी कि उसके पिताजी, उसकी माताजी और उसका जो भाई है वो भी इसमें सह आरोपी है। इस संबंध में गांव वालों ने कभी इस प्रकार की शिकायत थाने में दर्ज नहीं की है, ना ही एसडीओपी ऑफिस में, ना ही एसपी कार्यालय में उन्होंने कोई शिकायत दी है। आज हमें अचानक ये सूचना प्राप्त हुई कि गांव वाले सब मिलकर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने जा रहे हैं। इस पर हम यहाँ पे आए हैं, उन्होंने हमें ये ज्ञापन दिया। हालांकि रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इससे नाराज ग्रामीणों ने हाईवे पर चक्का जाम कर दिया, जिससे यातायात व्यवस्था करीब आधे घंटे तक बाधित रही। बाद में अधिकारियों की समझाइश पर ग्रामीणों ने चक्का जाम खत्म किया। इस बीच एसडीओपी ने परिजनों का ज्ञापन लिया और निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर में डीपी कॉलेज के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब रायगढ़ निवासी और आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे छात्र दामोदर डनसेना पर नशे में धुत एक्टिवा चालक ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। रविवार शाम छुट्टी के बाद नाश्ता करने निकले दामोदर ने आरोपी को बिना इंडिकेटर दिए तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने पर टोका था, जिस पर चालक ने गाली गलौज करते हुए झगड़ा शुरू कर दिया और अचानक से धारदार वस्तु से वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल छात्र को मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल सिम्स अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज अभी किया जा रहा है। डॉक्टरों ने फिलहाल स्थिति खतरे से बाहर बताई है। भीड़भाड़ वाले इलाके में खुलेआम नशे में धुत युवक द्वारा वारदात को अंजाम देने से सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस गश्त पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मेरा नाम दामोदर डनसेना है, 20 साल उम्र है। कोचिंग से वापस आते वक्त डीपी विब्रा कॉलेज के सामने गलती से मैं वड़ा पाव खाने जा रहा था पोहे वाले के पास, वहाँ कैफे है, वहाँ जा रहा था। मैं गाड़ी मोड़ रहा था, प्रॉपर इंडिकेटर मैंने दिया था, प्रॉपर मैंने हाथ भी दिखाया था, पीछे कोई नहीं थी गाड़ी, मैंने कांच में भी देखा था। वो फुल स्पीड में आया, गाड़ी स्लैम कर दी। मैंने उसको पूछा कैसे ठोक रहा है, जोर से क्यों चला रहा है करके। उसने मेरे को तुरंत मारना चालू कर दिया। ये कहे से मारा है आपको? मेरे को पता नहीं, जहाँ तक है कि हम लोग स्कूटी से उतरे थे तो उसने स्कूटी का चाबी मेरे पे मार दिया और उसने बहुत ज़्यादा मेरे को मारा भी है। ये चाकू का चोट का निशान? चाकू का चोट का निशान? हाँ। तो हो सकता है वो चाकू पकड़ा हुआ आदमी शक्ल से मेरे को अच्छा नहीं दिख रहा था, उसने नशा भी किया हुआ था। हाँ, इसीलिए बहुत ज़ोर से चला रहा था गाड़ी। शराब और आपकी? हाँ, ब्लैक कलर की थी, ब्लैक कलर की एक्टिवा थी, नंबर मैं देख नहीं पाया, वो भाग गया। फिर उसके बाद तुरंत। क्या करते हैं आप? मैं कोचिंग करता हूँ आकाश से। कोचिंग की छुट्टी हुई थी 7-15 को, मैं घर वापस जा रहा था। काहे की तैयारी कर रहे हैं? नीट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। घर कहाँ है आपका? रायगढ़ कोट तराई। अपना पूरा नाम बता देंगे? दामोदर डनसेना। पिताजी का नाम? त्रिलोचन डनसेना। बिलासपुर जिले के शासकीय जमुना प्रसाद वर्मा कला एवं कॉमर्स महाविद्यालय चौराहाभाटा में अध्ययनरत दृष्टिबाधित छात्र गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। ये छात्र विभिन्न जिलों से आकर उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन उन्हें रहने के लिए छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। बिलासपुर जिले की दृष्टिबाधित छात्राएं जो शासकीय जमुना प्रसाद वर्मा महाविद्यालय में अध्ययनरत है, कलेक्ट्रेट पहुंचे और छात्रावास की सुविधा की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। छात्राओं का कहना है कि रहने की उचित व्यवस्था न होने के कारण वे नियमित रूप से कॉलेज नहीं जा पा रही हैं, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने बताया कि सेमेस्टर प्रणाली में उपस्थिति अनिवार्य है, लेकिन आवास की सुविधा न होने से दैनिक आना जाना संभव नहीं है।
इस संबंध में पूर्व में भी समाज कल्याण विभाग और कलेक्टर कार्यालय को आवेदन दिया गया था, परंतु कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सभी दिव्यांग छात्र हैं, केवल 8 लोग हैं और SBR कॉलेज में हम लोग पढ़ते हैं और हम लोग के लिए कोई स्पेशल हॉस्टल नहीं है। जब हम 12वीं तक पढ़ाई किए तो हॉस्टल में रह पढ़े हैं और अभी कॉलेज में हम लोग के लिए कोई हॉस्टल नहीं है। तो इसी को मांग करने के लिए हम लोग आए हैं और हम लोग के घर जो है कॉलेज से लगभग 150 किलोमीटर के अंतर्गत है। कोई बिल्हा से हैं, कोई तखतपुर से हैं, कोई को कटघोरा से हैं, कंवरधा से हैं। तो हम लोग रोज़ क्लास अटेंड नहीं कर पाते और हम लोग रोज़ क्लास तभी अटेंड कर पाएंगे जब हम लोग के लिए कोई रहने की सुविधा हो। तो समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित है हॉस्टल आश्रयदत्त कर्मशाला तिफरा में। वो एक ट्रेनिंग सेंटर है, लेकिन वहाँ सीट संख्या 80 से 100 के बीच में है, लेकिन वर्तमान में अभी 20 स्टूडेंट वहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो जो बचे हुए सीट है उसमें हम लोग को रखा जाए। हमारी संख्या भी ज़्यादा नहीं है, 8 से 10 लोग हैं और हम वहाँ रह करके अपनी पढ़ाई आगे जारी रख सकते हैं। या कलेक्टर से मिले हो तो क्या बोले? आश्वासन दिए हैं सर, अब हो जाएगा बोले हैं, लेकिन ये हमारी प्रक्रिया है वो तो पिछले 1 साल से चल रहा है। पिछले बार हम लोगों ने 6 से 7 बार आवेदन लगाए कलेक्ट्रेट में, समाज कल्याण विभाग में, कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो हम इस साल भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा कोई बात सुन ले और हमारी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। अब छात्राओं ने आश्रय दत्त कर्मशाला और तिफरा में स्थित समाज कल्याण विभाग के छात्रावास में प्रवेश की मांग की है, जहां 80 से 100 की क्षमता के बावजूद केवल 20 छात्र रह रहे हैं। ज्ञापन पर 11 छात्राओं ने हस्ताक्षर किए हैं और उसकी प्रतिलिपि समाज कल्याण विभाग को भी भेजी गई है। ग्रैंड न्यूज के लिए राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रेलवे मंत्रालय द्वारा बिलासपुर जोन के अंतर्गत आने वाले विभिन्न स्टेशनों पर 52 ट्रेनों के ठहराव को पुनः शुरू किया गया है। कोरोना महामारी के दौरान जिन स्टेशनों पर ट्रेनों का ठहराव बंद कर दिया गया था, अब वहां पर एक बार फिर से ट्रेनों की सुविधाएं बहाल की जा रही है। इसी कड़ी में बिल्हा रेलवे स्टेशन को भी 3 नए ट्रेनों का नया ठहराव प्राप्त हुआ है। सोमवार को इस अवसर पर बिल्हा स्टेशन में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक एवं क्रेडा के अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी शामिल हुए। इस मौके पर 3 नई स्टॉपेज वाली ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। स्थानीय जनता एवं यात्रियों में इस निर्णय को लेकर हर्ष और उत्साह का माहौल देखा गया। विधायक धर्मलाल कौशिक ने इस पहल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यात्री सुविधाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। 4 ट्रेन हमारे जो कोविड काल में रुके थे, आज से शुरुआत हो रही है और बिल्हा वासियों के द्वारा मंत्री जी का, हमारे सांसद जी का, तोखन साहू का नागरिक अभिनंदन का कार्यक्रम भी रखा गया है। आज हरी झंडी भी दिखाई जाएगी और अंचल के लोगों को सुविधा मिलेगी। लगभग 52 ट्रेन, यदि अंचल की बात करेंगे तो लोगों को स्टॉपेज मिली है। मैं समझता हूँ अपने आप में बड़ी बात है। इधर बिलासपुर रेलवे स्टेशन से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यात्रियों ने टिकट काउंटर पर बैठे कर्मचारी पर 200 रुपए दबाने का गंभीर आरोप लगाया है। यात्रियों का कहना है कि जब उन्होंने टिकट काटने के लिए पैसे दिए तो कर्मचारी ने उनका 200 रुपए वापस नहीं किया। शिकायत के बाद मामला और भी ज्यादा गर्मा गया है और रेलवे की कार्यप्रणाली पर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। ये पूरा मामला बिलासपुर रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर का है। शहडोल जाने के लिए 2 यात्री उत्कल एक्सप्रेस का टिकट लेने पहुंचे थे। यात्रियों ने शुरू में काउंटर पर 200 रुपए का नोट दिया। इसके बाद टिकट क्लर्क ने बताया कि कुल किराया 320 रुपए है। इस पर यात्रियों ने 500 रुपए का नोट और 20 रुपए अतिरिक्त देकर राशि पूरी कर दी, लेकिन आरोप है कि टिकट क्लर्क ने उनका 200 रुपए का नोट वापस नहीं किया। यात्रियों के मुताबिक जब उन्होंने पैसे वापस मांगे तो काउंटर पर बैठे कर्मचारी ने बहाना बनाते हुए बात टाल दी। मैं बिलासपुर से शहडोल जा रहा हूँ,
तो मुझे 4 टिकट लेना था। उसके मैं उसको 200 रुपये का नोट दिया, तो मुझे 200 रुपये का नोट, वो बोला 120 रुपये और चाहिए, ऐसे बोला। तो मैं वो 200 रुपये का नोट को वापस मांगा, तो मैंने उसको 500 रुपये का नोट दिया और फिर 20 रुपये और चेंज नहीं दिया। फिर 500 रुपये नोट देने के बाद मुझे 4 टिकट दिया, फिर मुझे 200 रुपये का नोट वापस नहीं किया। तो आपका 400 रुपये नहीं दिया गया आपको? नहीं 200 रुपये बस, मैं मतलब 200 रुपये पहले दे दिया था, मैं जो दिया था 200 रुपये, तो उसी को मुझे वापस किया, तो उसी को कसम खा रहा है कि मैं दे दी हूँ ऐसे कहकर। अब मुझे मैं खुद देखा हूँ कि 2 हरा पत्ती 100 रुपये का नोट था, उसको काउंटर के नीचे गिराया है, उसको ढूंढ रहा था, मुझे राशि गिनने दे ऐसे करना, बहाना मार रहा था। काउंटर नंबर में गए मतलब 7 है शायद, 8 8 नंबर। हाँ, जाकर के बात किए? मैं किया हूँ, 2 बार किया हूँ सर। एक बार मैं अकेला गया हूँ, इसके बाद फिर दूसरे बार मैं अपने भाई को लेकर आया हूँ। तो फिर मैं कसम खिला रहा था मुझे, तो मैं कसम खाया हूँ गला छूकर अपने, तो वो भी मेरे झूठी कसम खा रहा था। फिर उसके बाद मैं दोबारा बोला, वो भी अपना कसम खा रहा था, मतलब दे दिए हूँ ऐसे। रोल में टिकट कटवाए हैं, भाई कटवाई से वो 200 रुपये दी से, बोली से 320 रुपये लगी, 200 रुपये वापस मांग के 500 का नोट दी से, तो 200 रुपये पहले दे रही से, वही वापस करे है, बचा था 20 रुपया होगा माने दे होगा, तो हम 200 रुपये वापस करने रही से, हम वापस नहीं कर रहे। मैं फिर आया करता हूँ, मैं दोबारा चल हम पैसा लेबो, हम मजदूर आदमी हम बाहर कमाए कर जाते हैं, हमारे पर 200 रुपये बहुत बड़ी चीज होते। वापस ही हम उल्टा सीधा बहुत ही संतर वापस आ गए। एक बार हम आप मतलब बताएं कि चलो ट्रेन उत्कल एक्सप्रेस ट्रेन कब बजे है? 2:30 बजे रही थे, लेकिन लेट है ना। हाँ, हम लोग वापस चाहिए हमारे पैसा, फोकट में है, वापस चाहिए हमारा पैसा। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या रेलवे प्रशासन इस मामले में कड़ा कदम उठाएगा या फिर इसे भी दबा दिया जाएगा। आम यात्रियों का कहना है कि अगर ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो टिकट काउंटर पर बैठे कर्मचारी यात्रियों को यूं ही चूना लगाते रहेंगे। रेलवे टिकट काउंटर पर हुए इस 200 रुपए की ठगी ने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी है। ये सिर्फ 200 रुपए की बात नहीं है, बल्कि यात्री विश्वास की बात है। अब देखना होगा कि रेलवे प्रशासन इस पर क्या कदम उठाता है। फिलहाल यात्रियों में गुस्सा है और मांग है कि आरोपी कर्मचारी पर तुरंत कार्रवाई हो। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। इधर बिलासपुर में एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले गिरोह के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। शहर के अलग अलग थानों में 2 ऐसे मामले सामने आए हैं जहां अज्ञात युवकों ने चालाकी से कार्ड बदलकर खातों से लाखों रुपए पार कर दिए। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पहला मामला थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र का है, जहां राजेंद्र नगर निवासी लीलाधर भांगे हटरी चौक स्थित SBI ATM से रुपए निकालने गए थे। इसी दौरान 2 अज्ञात युवकों ने उन्हें बरगलाकर कार्ड बदल दिया और खाते से 1,08,000 रुपए उड़ा लिए। जब पीड़ित ने बैलेंस चेक किया तो कार्ड किसी महेश चंद्र गौतम नाम के व्यक्ति का निकला। तुरंत बैंक जाकर शिकायत की गई और पुलिस में मामला दर्ज कराया गया। कल कोतवाली थाना तथा सिविल लाइन थाने में 2 अलग अलग प्रकरण धोखाधड़ी के दर्ज किए गए हैं, जिसमें ATM को बदलकर लोगों के साथ ठगी की गई है। एक कोतवाली क्षेत्र में 1,08,000 रुपये की तथा सिविल लाइन थाना क्षेत्र में 30,000 रुपये की ठगी की गई है। ऐसा लग रहा है कि कोई गिरोह इसमें सक्रिय है, जिसके लिए सभी थाना एवं पेट्रोलिंग को अलर्ट किया गया कि वो ATM के आसपास रहें तथा ऐसा अगर कोई संदेहास्पद व्यक्ति या समूह दिखता है तो तत्काल पुलिस जो है कार्रवाई करेगी। मैं लोगों से अपील भी करता हूँ कि वो अपने ATM अगर हैंडलिंग करने के दौरान किसी अन्य अज्ञात व्यक्ति से किसी भी प्रकार की मदद न ले तथा अगर ATM हैंडलिंग के दौरान उन्हें कोई संदेहास्पद व्यक्ति दिखता है तो तत्काल निकटतम थाने में सूचना दें। दूसरा मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र का है, जहां नीता मानिकपुरी से न्यायालय के सामने स्थित ATM में 2 युवकों ने प्रोसेस बंद नहीं होने का बहाना बनाकर कार्ड बदल लिया और करीब 30,000 रुपए की ठगी कर ली। महिला क्लर्क को शक होने पर उन्होंने तत्काल खाते से 68,000 रुपए सुरक्षित खाते में ट्रांसफर कर दिए, जिससे बड़ी रकम बच गई। दोनों ही मामलों में पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र जायसवाल ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान व्यक्ति को ATM का पिन या कार्ड न दें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। तो ये थी आज के बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।